पाकिस्तान ने एक धार्मिक कानून को लागू किया, उसने क्षेत्रीय विषमताओं का ख्याल नहीं रखा। तो पहले जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, आज उसे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वो बट गया एक कानून होने के बाद भी कि ये संस्कृति खत्म कर रहे हैं। तो आपका भारत संस्कृति की आड़ में आप जो है सही बात नहीं बता रहे सर। अगर आपने ड्राफ्ट देखा है, आपने देखा, मैं तो बिना देखे ही अपनी आशंका जाहिर कर रहा हूँ कि यूसीसी में कहीं ये ना हो जाए। आप ये कैमरे के सामने कहने को तैयार हैं कि अगर आप यूसीसी लागू होगा तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में जाके? हम भारत सरकार, मोदी सरकार की जो दुर्भावना है उससे अवगत करा रहे हैं, देश को डर नहीं रहे। संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम देशवासियों को अवगत करा रहे हैं। तीसरा, सर संविधान में ये दिया गया है तो फिर संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है? ये संविधान, प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे गए थे, वहां पे जो पूछा गया था उनसे सवाल कि आप अपने देश में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं उसमें क्या प्लानिंग है, तो उस बौखलाहट में भोपाल में आते ही एक सभा में उन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मनोज देव सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में ये बात कह के पूरे देश में तहलका मचा दिया कि यूसीसी अब लागू होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद से ही पूरे देश में, यहां तक कि सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर डिबेट हर दिन हो रहे हैं। हर दिन इसके पक्ष में और विपक्ष में कई तरह की प्रतिक्रियाएं और डिबेट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। लॉ कमीशन ने भी 14 जून को एक अपना वक्तव्य जारी किया और कहा कि जो भी संगठन जो है भारत में हैं या स्वतंत्र रूप से भी अगर कोई चाहे तो यूसीसी को लेकर अपनी विचार जो है लॉ कमीशन को पेश कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय अल्पसंख्यक बौद्धिक संगठन एक संस्था है जिन्होंने 14 जुलाई को अपना एक सजेशन जो है लॉ कमीशन को पेश किया है। आज हम उसी सजेशंस पे यहाँ बात करने के लिए आए हैं और आज हमारे साथ हैं भारतीय अल्पसंख्यक बौद्धिक संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कलीमुल हाफिज जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। हाफिज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आपने जो सिफारिश दी है लॉ कमीशन को, उसमें क्या है? क्योंकि पहली बात तो हमारे देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि मोदी सरकार ने ही 21वां विधि आयोग बनाया, जो जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में था। उसने यूसीसी पर पूरे देश से 4,83,47,596 सजेशन रिसीव करने के बाद 185 पेज की रिपोर्ट पेश की सरकार को, जिसका जो रिपोर्ट का क्रक्स था वो था कि दिस टाइम यूसीसी नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, यानी समान नागरिक संहिता इस वक्त देश की ना आवश्यकता है ना वांछनीय है। अब वो सरकार को पेश कर दी रिपोर्ट जी। अब मोदी सरकार ये बताया कि उसने अपने ही बनाए हुए विधि आयोग की सिफारिशात को रिजेक्ट क्यों कर दिया। फिर दूसरा विधि आयोग बनाया, 22वां विधि आयोग, उसका भी 22 फरवरी को कार्यकाल समाप्त हो गया और वो यूसीसी पर खामोश रही। लेकिन जैसे ही 2024 की चुनाव की आहट शुरू हुई, उसने समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए 22वें विधि आयोग को 1.5 साल का 24 अगस्त तक का एक्सटेंशन दे दिया। और उससे एक प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पे गए थे, वहां पे जो पूछा गया था उनसे सवाल कि आप अपने देश में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं उस पर क्या प्लानिंग है, तो उस बौखलाहट में भोपाल में आते ही एक सभा में उन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया, जो प्योर राजनीतिक है, जिसका भारत की जो संस्कृति, परंपरा या संविधान से मेल नहीं खाता। वो अगर मेल खाता होता तो मेरे और आप जैसे 4,83,47,596 लोग मना ना करते। चलिए, आपने कहा कि 4,83 लाख लोगों ने यूसीसी के लिए कहा कि नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो 4,83,00,000 130 करोड़ की जनता में बहुत छोटा सा ये है। लेकिन जो आपने जो अपना जो पेश किया है उसमें आपने जो सबसे पहली जो बात कही है, जहां मैंने पढ़ा तो उसमें यह है कि यूसीसी एक विदेशी विचार है जो कि भारतीय संविधान के साथ विचारशीलता से टकराता है। तो सर, हमारा जो संविधान है, ये पूरा संविधान तो सर कहीं ना कहीं विदेशों
के अलग अलग चीजों से ही लिया गया है, और आप उस संविधान को पूरी तरह से मानते हैं, तो फिर हम उसको क्यों नहीं मान सकते कि अगर ये एक विदेशी विचारधारा है तो हमें इसे मानने में क्या आपत्ति है? देखिए, इसे मानने में हमें आपत्ति ये है कि हमारा संविधान भारत की विविधता को एक ताकत के रूप में पेश करता है जी। वो सारे धर्मों को, सारे वर्गों को, सारी क्षेत्रीय अस्मिताओं को वो पूरा मौका देता है कि आप अपनी परंपराओं को और अपने धार्मिक जो भी आपकी कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको आप खुल के मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 28-29 में है। अब आप अगर उनकी उन विविधताओं को, उनकी उन मान्यताओं को छीन लेंगे तो जाहिर बात है आप संविधान के खिलाफ हो जाए। एक बात। दूसरी बात, जब आप कोई एक विचार थोपेंगे और जो भी विचार थोपेंगे, चूंकि लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक होता है वो हुकूमत करता है, तो बहुसंख्यकों का आप कोई विचार अगर थोपते हैं अल्पसंख्यकों पे, तो अल्पसंख्यकों का जो फंडामेंटल राइट है जो उनको आर्टिकल 25 में मिला हुआ है, उसको आप उसका हनन करेंगे। तो सर फंडामेंटल राइट्स जैसे विदेशी कह रहे थे, तो ये फंडामेंटल राइट्स भी विदेशों से ही लिया गया भारत के संविधान। लेकिन मेरा ये कहना है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे ऐसे कंट्राडिक्शन आते हैं जहां पे कि अगर आप जैसे संस्कृति की बात आपने कही कि 28 और 29 में जो दिया गया है, उसी तरह से 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो उसी तरह से सर हमारा जो संविधान है उसमें 15 आर्टिकल भी है जहाँ कहा जाता है कि हम किसी जाति, लिंग भेदभाव के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये भी सर एक है, और उसमें कई अगर लोग हैं जो अगर आते हैं कोर्ट के समक्ष आते हैं, कहते हैं कि मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए पर मैं धर्म के कारण जो है मुझे नहीं मिलता, तो फिर उस पर क्या होता है? तो ये कंट्राडिक्शन है सर। नहीं, देखिए उसके लिए भी एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। अगर आप अपने धार्मिक रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं तो धार्मिक से करिए, और अगर आप किसी वजह से आप धार्मिक से नहीं करना चाहते, इंटरफेथ मैरिज है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू सिख कर रहा है, मुस्लिम सिख कर रहा है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जो भारत की विविधता है ये बची रहे। अच्छा, यही हमारी ताकत है। लेकिन सर वही संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने 44 जो है आर्टिकल 44 बनाया, जिसमें कहा कि ये चीज लागू होनी चाहिए, अभी नहीं हो सकती, अभी कंडीशन नहीं है, पर उन्होंने ही लिखा। आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, पूरी तरह से मानते हैं, आप बार बार यही कहते हैं कि संविधान संविधान संविधान, तो उसी संविधान में आर्टिकल 44 के तहत ये भी कहा गया कि एक समय ये आना चाहिए कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। नहीं, देखिए पूरी बात समझिए आप, बाबा साहब ने पूरा संविधान बनाया है, उन्होंने ही फंडामेंटल राइट दिए हैं। हाँ। उन्होंने ही अल्पसंख्यकों को अपने और तमाम हुकूक दिए हैं जिससे वो अपनी दिनचर्या या इस भारत की नागरिकता को बचा के रखे हुए हैं। लेकिन कुछ संविधान का ही पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिशा निर्देश। हाँ, दिशा। वो है भारत की सरकार के लिए कि वो आगे पॉलिसी बनाए तो कैसे बनाए। उसमें अकेला आर्टिकल 44 नहीं है, उसके जो मैं बता सर जो मेन जो डिस्प्यूट ये तो यही है ना कि हम आर्टिकल 44 के तहत ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें ये लिखा गया है कि आइंदा सरकार इसको लागू करने का प्रयत्न करेगी। अब प्रयत्न करने के लिए जाहिर बात है कि वो कम्युनिटी से बात करेगी, और बात करने के लिए आप कम्युनिटीज की जो हकीकत है वो समझेंगे। हाँ, तो वही काम, वही प्रोसेस तो अभी वही चल रहा है। नहीं, वही काम 21वें विधि आयोग ने किया था। इसीलिए उसने सरकार को ये सिफारिश दी थी कि ये हमारे भारतवर्ष में इस वक्त न इसकी आवश्यकता है न वांछनीय है। सवाल ये है, मुझे और आपको सबको पूछना चाहिए। आपने भी कहा कि 4,83,00,000 सुझाव कम है। देश के इतिहास में पहली बार इतने सुझाव आए। 1,40,00,000 के देश में, सॉरी 140 करोड़ के देश में अगर 4,83,00,000 लोग सुझाव दे रहे हैं, यानी कि 3% लोग जो है, या 3.5% सब बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, और जो सुझाव देगा वो बुद्धिजीवी होगा। तो 3.5% ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, उसी बेसिस पे उसने विधि आयोग ने कहा, तो आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और इससे हासिल क्या करना चाहती है सरकार? सर न्याय देना चाहती है। कैसे न्याय देगी? सर एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा बार बार जो हो रहा है कि हम जो अलग अलग संस्कृति धर्म के लोग हैं, तो सर किसी लॉ के बनने से जो है वो ये तो नहीं करिए कि आप जो है पूजा करते हैं, आप पूजा नहीं करेंगे, आप जो है अगर कोई आपका रिचुअल्स है आप उसको नहीं निभा सकते, ये चीज तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम बात किसकी करते हैं? शादी अगर आप करते हैं, शादी करने के लिए रोक नहीं है, आप शादी कीजिए,
अच्छे से कीजिए, धूमधाम से कीजिए, अपने रिचुअल्स के साथ कीजिए, जो भी आपका रिचुअल्स है। क्या है, आप शादी जो है अगर एक ही शादी कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो पहले जो नहीं, जब ये लागू हुआ उससे पहले ये था कि हिंदू भी जो है 4-5 शादियां कर सकते थे और कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर उसके बाद जो है ये रुका। अब आप सुनिए, अब रुका नहीं है, अभी भी रुका नहीं है। नहीं रुका तो अब मैं बताता हूं आपको, देखिए अब आप चलते हैं सबसे पहले तो कि देश जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है पूरी दुनिया में, जो विकसित देश है, उनमें क्या हाल है। आप अमेरिका में चलिए, 50 राज्य हैं, 50 संविधान है, और 50 संविधान के बावजूद भी वहां पे शादी करने की जो मिनिमम एज है वो भी अलग अलग है। मैं अगर मिसाल के तौर पे बताऊं, हाँ ठीक है, मुझे तो पर कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सर, नहीं, अगर यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि अब 10 साल में शादी करो, कर लो। मेरी बात 30 में कहता, 30 मेरी बात कॉन्स्टिट्यूशन तो चलेगा। मेरी बात सुनिए, अमेरिका में मैसाचुसेट्स में 14 साल की उम्र है, हवाई में 15 है, मिसूरी में 15 है, अलाबामा में 16 है, अलास्का में 16 है, अरिजोना में 16 है, और फिर भी वो देश सबसे पावरफुल है। एक बात, वहां समान नहीं है। दूसरी बात, अब इजराइल चलिए, जो एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, जो मजबूत देश है, इजराइल है, सिंगापुर है, इन सब में अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉज हैं। अब आप चलिए, मैं सबसे बुरे कंट्री की बात करता हूं, पाकिस्तान पे चलिए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ ही आजाद हुआ, वो भी उसने एक धार्मिक कानून को लागू किया, उसने क्षेत्रीय विषमताओं का ख्याल नहीं रखा या क्षेत्रीय अस्मिताओं का ख्याल नहीं रखा। तो पहले जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, आज उसे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वो बट गया एक कानून होने के बाद भी, इसलिए कारण दूसरा नहीं, कारण दूसरा नहीं है। आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते क्योंकि एक कानून था इसलिए बट गया। सुनिए, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। पाकिस्तान अपनी अस्मिताओं को, विविधताओं को नहीं रोक पाया, इसलिए बंगाली अस्मिता हावी आ गई, बांग्लादेश अलग बन गया। दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान को हिंदू मैरिज एक्ट 2016 बनाना पड़ा, 2015 बनाना पड़ा, और हिंदुओं का पर्सनल लॉ अलग करना पड़ा। तो हम कहने का मेरा मकसद ये है कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क जो बिल्कुल बैकवर्ड है, उसमें भी ये काम हो रहा है और वो बिखर गया। और दूसरी तरफ आप अमेरिका को मानते हैं ना सबसे डेवलप, वो अमेरिका भी डिफरेंट एजुकेशन कंट्री को मानते हैं, यूरोपियन कंट्री भी डेवलप है। लेकिन सर मेरा ये कहना है, जैसे आपने अगर पाकिस्तान की बात कही, तो वहां भी इस्लाम में जो है शादी को लेके, जो विवाह को लेके, तलाक को लेके कानून बना है। पर जब भारत में अगर इस्लाम में हम शादी को, तलाक को लेके बनाने की बात करते तो उस पर विवाद होता है। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ, होता है। ट्रिपल तलाक यहाँ बना विरोध हुआ, उतना तो विरोध होता। हलाला पे भी हो रहा है। नहीं, हलाला तो यहाँ पे भी बैन है और हलाला पूरी दुनिया में बैन है। हलाला तो है ही नहीं, तो कर रहे हैं, हलाला अलाउड ही नहीं है। ये लोग उसका दुष्प्रचार करते हैं ना सर। तो आप एक बात बताइए, एज ए मुस्लिम आपको क्या डर है कि अगर ये लागू होता है तो इस्लाम की कौन सी चीज है जिस पे आघात होगा? देखिए, आपने हमारा जो सुझाव दिए हमने विधि आयोग को, वो आपने देखा होगा। हाँ। हमने इसमें एज ए भारतीय नागरिक के तौर पे भारत सरकार को सुझाव दिए। सबसे पहले तो आदिवासियों की जो चिंता है उनको बताया है, उसके बाद मुस्लिम समुदाय की चिंता बताया, उसके बाद हिंदू समुदाय की चिंता बताया, उसके बाद यूसीसी अनुच्छेद 371 का टकराव बताया। उसके बाद हमने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो 562 रियासतें हिंदुस्तान की जिनको विलय करा था भारत में, उनसे जो वादा किया था उसका तोड़ना बताया है। उसी के तो हमने सिर्फ मुसलमानों को नहीं बताया है। नहीं, तो सारे अल्पसंख्यकों का ये डर है, मैं सबके सारे भारतीयों को डर। एक एक करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपने अगर सरदार पटेल की बात की, उन्होंने जो चीजें दी उसी के कारण से 371 लगा है, और बहुत जगह जो है वो स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत दिया जा रहा है। और ये उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है, और समय के साथ इसे भी हटा लिया जाएगा, और हट भी रहा है। जैसे जो भी रजवाड़े थे उनको जो पहले जो पेंशन और दिया जाता बाद में हटा, ये भी हटेगा। तो उसी तरीके से जो हम आदिवासियों की बात करते हैं उनकी भी चीजें हटेगी। क्यों हटेगी? हटेगी सर, कोई भी उनका अस्तित्व खत्म कर देंगे आप? नहीं, अस्तित्व नहीं खत्म किया जाएगा। जो उनकी परंपरा खत्म हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। परंपरा आज अगर आपने भारतीय संस्कृति खत्म कर दे तो आपका संस्कृति की आड़ में आप जो है सही बात नहीं बता रहे हैं सर। संस्कृति की आड़ में, संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब है हम अपने तरीके से शादी कर सकते हैं, हम अपने तरीके से अपने रिचुअल्स को निभा सकते हैं। और दूसरी चीज, यूसीसी कहीं से भी नहीं कहता है कि आप अपने रिचुअल्स नहीं निभा सकते, लेकिन अगर आप मैरिज यूसीसी करेगा क्या? यूसीसी
सर आप यही तो बताइए कि डर किस चीज का है कि यूसीसी लागू होने से आपको किस डर नहीं प्रॉब्लम है? डर की बात वो सवाल क्या है? देखिए, हाँ। इसमें डर की बात नहीं, बात ये हर भारतीय नागरिक को भारत को मजबूत करना है। हर वो कदम जो भारत को कमजोर करेगा, इसकी क्षेत्रीय जो अस्मिताएं हैं उनको कठोराघात पहुंचाएगा, वो भारत के खिलाफ है। सर ये बात तो एक जनरल आप बोल रहे हैं ना, लेकिन आप डिटेल में जाते हैं, हम डिटेल में जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात कर लेता हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लेता हूं। आप हाँ चलिए, ठीक है ना, हिंदू की चिंता है ना, वो हिंदू मैरिज वो विरोध नहीं है ना। अब आप देखिए है, देखिए इसलिए है वो हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट 1956 में नॉर्थ इंडिया का हिंदू जब शादी करेगा तो मर्द की तरफ से 7 गोत्र तक उसकी रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए और बीवी की तरफ से 5 गोत्र तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही हिंदू जब साउथ में जाएगा तो वो सगे मामा से भांजी की शादी माना पवित्र मानी जाती है। वो एक छोटी सी जगह पे है, छोटी सी जगह नहीं है, बड़ी जगह सुनिए, बड़ी जगह सुनिए। वही इवन मैं तो ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र का ब्राह्मण अपनी मामाजात बहन भाई के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन बिहार और यूपी का नहीं कर सकते। हाँ तो वो सर हमारे वो भी कानून से मिला हुआ है। अब सवाल ये है तो सर मैं एक बात खत्म करेंगे नहीं, लॉ में एक मिनट, लॉ में ये चीज नहीं कहा जा रहा है कि आप मामा जो है अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता। या वो कह रहा है कि अगर आप शादी करते हैं तो डिवोर्स नहीं लेंगे, और डिवोर्स लेंगे तो कंपनसेशन देना पड़े। शादी किससे आप कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बता रहा है। आप ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सर आपके शादी अगर करते हैं तो आप अगर उससे तलाक लेते हैं या आप उसको छोड़ते हैं उस पे बात करेगा, ना कि आप शादी किससे करते हैं इस पे बात नहीं कर रहा है। आप जो बार बार जो है हिंदू की बात कर रहे हैं, आपने देखा है यूसीसी का ड्राफ्ट देखा है आपने? सर अगर आपने ड्राफ्ट देखा है तो आपने देखा, मैं तो बिना देखे ही अपनी आशंका जाहिर कर रहा हूं कि यूसीसी में कहीं ये ना हो जाए। हम चिंता जाहिर कर रहे हैं। चिंता सर, तो हमारी चिंता को आप गलत क्यों मान रहे हैं? नहीं, गलत इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमें शादी करने की स्वतंत्रता है। शादी कितनी करनी है इस पे वो रोक लगाएगा। शादी करते हैं तो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? आपने देखा है यूसीसी का ड्राफ्ट? तो सर वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन बातें कही जा रही है उसके अनुसार से आप नहीं। तो सर क्या आपको लगता है आप ये कैमरे के सामने कहने को तैयार हैं कि अगर आप यूसीसी लागू होगा तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में जाके, या आप ये कह सकते हैं कि अगर मंदिर में जाके आप जवाब ले लीजिए, पूजा नहीं जवाब क्या यूसीसी ये कह रहा है? अब आप देखिए, आप तो एंकर है ना, मेरा इंटरव्यू लेने आया, मेरा जवाब सुन। देखिए वजह ये है, यूसीसी का ड्राफ्ट आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। 30 आदिवासी समन्वय समिति में 30 संगठन है झारखंड के, नागालैंड बाप्टिस्ट चर्च एसोसिएशन है, खासी हिल काउंसिल है, खुद भारतीय जनता पार्टी की एनडीपीपी है जो सहयोगी पार्टी है, खुद भारतीय जनता पार्टी की एनपीपी है, खुद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी श्रोमणी अकाली दल है, बीजेपी की एलआई जो है एआईएडीएमके है, उसी की एलआई पीएम के है। सब ने ये कहा हम इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 2024 के इलेक्शन में मुसलमानों को निशाना साध कर समाज में ध्रुवीकरण करना उनका मकसद है। मुसलमानों की चीजों को हाईलाइट करता है मीडिया, उनको सपोर्ट करता है। आप उनमें से नहीं हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो रात दिन ये चलाता है मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मुसलमान, जबकि सिर्फ मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं, देश के सब समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं कि देश के जो जमीनी हालात हैं वो यूसीसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। आप जो भी कुछ चेंज करेंगे, जाहिर बात है कुछ उसके बदले में लेकर आएंगे, कुछ भी चेंज करेंगे तो जैसी किसी दूसरे धर्म की चीज किसी दूसरे धर्म पे थोपी जाएगी तो वो अव्यवस्था पैदा करेगी। कि अगर आप भारत के या किसी वर्ग विशेष के कुरीतियों को खत्म करना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी स्पेसिफिक रिफॉर्म लाइए। आप उस कम्युनिटी में उसको आइडेंटिफाई करिए कि भाई इसमें ये कुरीति है, उस कुरीति को, उस कम्युनिटी को बुलाकर, विधि आयोग उसको बुलाया और कहे साहब आपके यहाँ ये कुरीति है, आप बताइए इस पर आपका क्या कहना है। उसके साथ बैठ के उसको रिफॉर्म को लेकर आए, क्योंकि रिफॉर्म जो होता है उस कम्युनिटी के लिए होता है। आएगा वो भी तो कानून में ही बनेगा ना सर। कानून बना है, वो कम्युनिटी को कहेंगे कि नहीं आप अपना बनाइए। आपको पता है ना कि कितने अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं भारत के कानून में। भारत के कानून में 125 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो और ज्यादा अमेंडमेंट। लेकिन जब यूसीसी की बात करते हैं आप, तो आप एक समुदाय को डराने और बाकी अपना जो समुदाय है, खास तौर से मोदी सरकार
जिस तरह की हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, उसके लिए वो इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो यूसीसी आया है ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों को टारगेट करते हुए किया जा रहा है और 2024 के इलेक्शन को टारगेट करते हुए किया जा रहा है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बहाने से 3 निशाने साधे। बताइए। एक, उसको ये है कि मुसलमानों पर निशाना साधो, समाज में ध्रुवीकरण करो और हिंदू मुस्लिम डिवाइड से उसके वोटों में इजाफा होता है। दूसरा, जो उसकी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और वो हर मुद्दे पे फेल हुई है, खासतौर से महंगाई, बेरोजगारी और जो भी आंतरिक सुरक्षा का मामला है उसमें फेल हुई है, मणिपुर जैसे मामला जो चल रहा है उनसे ध्यान भटकाना। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, जिसको कोई नहीं कहता, जो मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, वो है उसकी नजर है जल जंगल जमीन। जो हमारे आदिवासियों को जल जंगल जमीन का स्पेशल दर्जा और हक प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, अब ये सरकार चाहती है यूसीसी के बहाने से उनका स्पेशल प्रोविजन हड़प ले और ये सारी जल जंगल जमीन अपने जो उसके पूंजीपति दोस्त हैं, जो 5-6 दोस्त हैं जिनके पास पूरी देश की 60% वेल्थ उन्हीं के पास है, उनको दे दे। ये तो एक परसेप्शन नहीं है, ये सच्चाई है। देखिए, कोल उनके पास है, जंगल पे उनकी नजर है, जमीन पे उनकी नजर है। आप मुझे बता दीजिए, जितनी आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां जहां मिनरल्स हैं, वहां कौन कौन से उद्योगपति गए हुए हैं? सब जगह अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा, ये मिलेंगे। मोदी के आने के समय से नहीं गए, पर ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। हम बीजेपी चाहती है ये करना। ये 3 निशाने हैं बीजेपी। सर, ये चलिए ठीक है, लेकिन मेरा जो हम जिस पे बात करने आए हैं, आप बार बार जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो आपका मानना है कि कहीं ना कहीं अगर ये लागू होता है तो सांस्कृतिक चीजों पे आघात होगा। उस पे आप ये क्लियर नहीं है कि सांस्कृतिक में क्या, ड्राफ्ट के बाद क्लियर होंगे ना। अभी तो सिर्फ चिंता जाहिर कर रहे हैं हम कि अगर आप एक समान कानून लाते हैं, वो ये कहते हैं कि यह यूसीसी जो आएगा वो पारिवारिक संबंधों, विवाह और उत्तराधिकार और जो संपत्ति का बंटवारा और दूसरा संबंध जो विच्छेद होंगे। जब इस मुद्दे को जब जनता ने और खासतौर से आदिवासी समुदाय ने जब इसका विरोध किया, तब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं सुशील मोदी और आरएसएस का एक सहयोगी संगठन है जिसको बनवासी आश्रम कहते हैं, जो आदिवासियों को देखता है, उन दोनों ने कह दिया कि इससे हम आदिवासियों को दूर रखेंगे। तो जब तुम आदिवासियों को दूर रखोगे, अब आदिवासी 7.5% है इंडिया में, तो फिर ये समान कहाँ रहा? तो इनकी नीयत खराब है, ये सिर्फ राजनीतिक शगुफा है, ना ये आ सकता है, ना ये भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही है और वो भी मुद्दा बूमरैंग करके अब उल्टा पड़ गया। अब बीजेपी को ये महंगा पड़ेगा मुद्दा, बीजेपी को अब इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। वरना सुशील मोदी ये बयान नहीं देते कि हम आदिवासियों को इससे अलग रखें, तो फिर यूसीसी कहाँ रहा? वो जब एक समुदाय को अलग कर दिया फिर समान कहाँ रहा? इसमें जो आपने लिखा है, कहीं से भी आपने क्रिश्चियनों को शामिल नहीं किया, पारसियों को शामिल नहीं किया, कि मतलब क्या उनको कोई आपत्ति नहीं है, आप मान रहे हैं? जबकि वो जो है इसमें जो है अल्पसंख्यक में वो भी आते हैं। नहीं, हमने अल्पसंख्यकों का लिखा है, सिर्फ आपने हिंदुओं का लिखा है? देखिए, लिखिए, हमने लिखा है यूसीसी को लागू करने से माइनॉरिटीज के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29वें अनुच्छेद की गारंटी सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित होंगे। हमने पूरा माइनॉरिटीज के लिए लिखा है। अब सवाल ये है, अगर आप मूल सिद्धांत के तौर पे बात करेंगे तो मूल सिद्धांत में जब बाबा साहब ने कहा कि देश में यूसीसी होना चाहिए, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका अपोज किया और उसको उसमें फंडामेंटल राइट्स पे नहीं डलने दिया और उनके कहने से ही इसको डायरेक्टर प्रिंसिपल में डाला गया। मेरा देखिए, आखिर में वही सवाल है मेरा, और वो आपको भी पूछना चाहिए। अगर आप एक ईमानदार भारतीय नागरिक हैं तो सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर 21वीं विधि आयोग ने 3 साल मेहनत करने के बाद 4,83,47,596 भारतीय नागरिकों के मत सुझाव लेने के बाद जब ये रिपोर्ट दी कि ये यूसीसी की ना आवश्यकता ना वांछनीय है, तो पहले तो सरकार ये बताए कि उसको रिजेक्ट क्यों किया उसने अपनी रिपोर्ट को, दूसरा वो ये बताए कौन से कारण हैं, फिर दूसरी बाद में ये बताया कि आखिर वो कारण और कौन से हैं जो उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके दोबारा से यूसीसी को जाना पड़ा। वो कारण बता दे, हम भी समझ जाएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। ओवरऑल जो है हमें ये समझ में आ रहा है कि कहने का मतलब है कि यूसीसी को लेके कहीं ना कहीं हम यूसीसी से डर रहे हैं, लेकिन यूसीसी में क्या प्रावधान आने वाला है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें जरूर लग रहा है कि हमारे कल्चर पे जो है आघात होगा। हम यूसीसी से नहीं डर रहे हैं, हम भारत सरकार, मोदी सरकार की जो दुर्भावना है उससे अवगत करा रहे हैं देश को, डर नहीं रहे हैं।
मतलब ठीक है, अवगत करा रहे हैं। अगर ये कोई और पार्टी लेकर आती तो नहीं, दूसरा हाँ। ये संविधान के खिलाफ है, इसलिए हम देशवासियों को अवगत करा रहे हैं। तीसरा, सर संविधान में ये दिया गया है तो फिर संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है? ये संविधान के खिलाफ इसलिए जो अधिकार हमें संविधान ने दिया, सारे अधिकार आप जो आपके प्रॉफिट का है, जिससे आपका हित सकता है, वो आप उसको मानने को तैयार हैं, जिससे नहीं सकता आप उसको नहीं मानने को तैयार। मनोज जी, अब दोबारा से आराम से समझ लीजिए आप संविधान के कैसे खिलाफ। संविधान के दिशा निर्देशक तत्वों में ये लिखा गया कि सरकार इसको लाने का प्रयत्न करेगी, तो प्रयत्न कर रही है। 21वें विधि आयोग ने वो प्रयत्न किया और प्रयत्न करके उसने भारतवासियों से सुझाव मांगे। उसके बाद उसने अपनी 185 पेज की रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसने ये कहा कि ये आवश्यकता भी नहीं है, वांछनीय भी नहीं है। ये तो है संविधान सम्मत बात। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बिना सुझाव लिए हुए, बिना विधि आयोग की सिफारिशों के भोपाल में कही है कि ये लागू होकर रहेगा, तो ये संविधान के खिलाफ बात नहीं है। आप अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो आप जो 21वीं विधि आयोग ने काम किया था वो संविधान सम्मत था और उसका रिपोर्ट आ गई, उसको उसने मना कर दिया। अब आप उसकी रिपोर्ट को खारिज करके प्रधानमंत्री ऐलान कर दे तो ये तो खालिस संविधान के खिलाफ बात है। वो तो अगर लागू होगा तो संविधान के प्रोसेस में जो एक कानून को, एक संविधान संशोधन करने आप कहिए ना कि प्रधानमंत्री ने गलत बयान दिया, कहिए आप प्रधानमंत्री उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। देखिए नहीं, इच्छा नहीं है, प्रधानमंत्री इच्छा जाहिर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की जो बात होती है प्रयास करेंगे, लेकिन क्या उनका प्रयास जो होगा वो असंवैधानिक तरीके से, क्या वो बिना बहुमत के जो है वो कर लेंगे इसे? देखिए ऐसा नहीं करेंगे ना। नहीं, सुनिए आप, प्रधानमंत्री की कोई बात कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। इसका मतलब विधि आयोग की सिफारिश को तो सरकार माने ना माने उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की बात बाध्य होती है। तो सर प्रधानमंत्री अगर ये बात कहते हैं बिना संवैधानिक प्रक्रिया किए हुए, इससे ये मालूम होता है कि वो बजाय संविधान के थ्रू चलने के वो संविधान के खिलाफ चलने में यकीन रखते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है वो शुरू का छोड़ दिया। तो सर अगर संविधान को के खिलाफ चलते तो फिर इसको तो लागू कर देते, लेकिन जो प्रोसेस है, अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है तो संविधान की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। उनको लागू करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है समाज में विभाजन, उनका इंटरेस्ट है समाज में विभाजन, अपनी नाकामियों से पर्दा हटाना और 2024 में इसका लाभ लेना। तो आपका मतलब जो है, हम इस पूरे डिबेट का या जो इंटरव्यू का कंक्लूजन हम यही निकालें कि यूसीसी जो है किसी भी तरीके से लागू नहीं होने जा रहा है, सिर्फ ये एक चुनावी शगुफा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़ा गया है और इसका वो लाभ लेना चाहते हैं। आप ये इसके लिए आश्वस्त हैं कि ये लागू नहीं होने जा रहा है? मैं इसके लिए ये जितना मेरी समझ है वो ये है कि अगर मोदी जी और मोदी सरकार संविधान में यकीन रखती है और अपने विधि आयोग की इज्जत करती है तो 21वें विधि आयोग की ही सिफारिशों को मानकर वो इसको लागू नहीं करेगी। अलबत्ता जो उसका जो अपने रिसोर्स के थ्रू जो समाज में ध्रुवीकरण कराकर मुसलमानों पर निशाना साधकर जो लाभ लेना चाहती है उसकी वो कोशिश करेगी। लेकिन अच्छी बात ये है और भारत के जो नागरिक हैं उनकी संजीदगी का परिचय ये है कि ये उल्टा बीजेपी को नुकसानदेह हो जाएगा और उल्टा पड़ गया है, वरना सुशील मोदी को ये बयान नहीं देना पड़ता कि हम एक समुदाय को इससे अलग रखेंगे, यानी कि उन्होंने यूसीसी की हवा निकाल दी। इससे ये पता चलता है कि अब ये लागू नहीं होगा। तो आपने जैसा कि सुना कि ये हफीज जी का कहना है कि ये यूसीसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोड़ा गया एक शगुफा है और ये सिर्फ इसलिए छोड़ा गया है ताकि इसका राजनीतिक लाभ 2024 के चुनाव में लिया जा सके। इसके अलावा ये कुछ नहीं है और अगर इसे लागू करने की कोशिश भी करते हैं तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये लागू नहीं हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हफीज जी, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।